नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी पीएफआई के खिलाफ दोबारा हुई छापेमारी की। पीएफआई पर शिकंजा लगातार कस रहा है। 22 सितंबर को एनआईए ने ताबड़तोड़ छापे मारे, तो अब स्टेट पुलिस और स्पेशल पुलिस ने इस संगठन के खिलाफ एक्शन लिया है। आज हमारे सातों सवाल पीएफआई पर लगातार कसते शिकंजे के इर्द गिर्द ही होंगे। और नजर डाल लेते हैं हमारे पहले सवाल पर, जो इस समय आपके सामने है। हमारा पहला सवाल है, 5 दिन में दूसरी बार क्यों हुई पीएफआई पर रेड? पिछली रेड में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बार 8 राज्यों में उनसे पूछताछ के आधार पर रेड हुई है, जिनमें 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक सप्ताह के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर दूसरी बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 5 दिनों पहले 15 राज्यों में एनआईए ने छापामारी की थी, तो आज 8 राज्यों में स्टेट पुलिस और स्पेशल पुलिस ने पीएफआई पर एक्शन लिया। आज दिल्ली, यूपी, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के कई शहरों में पीएफआई पर दूसरी बार प्रहार किया गया। अलग अलग शहरों में 150 से ज्यादा पीएफआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। मिडनाइट ऑपरेशन 2.0 के दौरान आज कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और फिर दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, इन तमाम जगहों को जोड़ के 8 राज्यों में छापेमारी की गई, जिसमें कई सारे पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों के नेताओं को और एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया। दरअसल 22 सितंबर को एनआईए ने जो पूरे देश में एक साथ पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापामारी करके उनके 100 से ज्यादा नेताओं को हिरासत में लिया था, उनसे ही पूछताछ के बाद आज पीएफआई पर दूसरी बड़ी चोट की गई। यूपी में एसटीएफ और एटीएस ने संयुक्त रूप से राज्य के 26 जिलों में एक साथ पीएफआई के ठिकानों पर छापामारी की और पीएफआई से जुड़े 57 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई। लखनऊ में पीएफआई से जुड़े करीब 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बख्शी तालाब, इंटौजा के साथ साथ लखनऊ के शहरी इलाकों से भी पीएफआई के मददगारों को धर दबोच लिया गया। गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर से भी पीएफआई के कई सक्रिय सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। यूपी में पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद गड़बड़ी या फिर हंगामे की आशंका को देखते हुए राज्य को अलर्ट पर रखा गया है। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। कर्नाटक के भी कई जिलों में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापामारी की जा रही है। कर्नाटक में हिजाब विवाद और बीजेपी के युवा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या में पीएफआई का नाम सामने आया था। कर्नाटक के मैंगलोर, चामराजनगर, बिदर, कोलार, रायचूर, कुलबर्गी जिलों से करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर समेत कई शहरों में छापामारी की गई। भोपाल में पीएफआई के 21 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि इंदौर में पीएफआई के 3 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। फिर से पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ देश भर में कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में भी एटीएस ने एनआई से मिले इनपुट के बाद कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये जो हिरासत में लोग लिए गए हैं, उनमें से एक जिला भोपाल भी है। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में ये करीम मंजिल है, जहां पर पीएफआई का जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, उसका दफ्तर है और यहां से अब्दुल बेलन नाम के एक शख्स को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। असम के कामरूप में पीएफआई के 25 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 8 अन्य जिलों से 21 पीएफआई से जुड़े लोगों को अरेस्ट किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मुताबिक आने वाले दिनों में पीएफआई के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। In Assam, we have picked up 24 PFI people, but this operation will be intensified. गुजरात और महाराष्ट्र में भी
पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जिस तरह से राज्य में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी ही पीएफआई के खिलाफ केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में भी आज पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। आज पुलिस ने पीएफआई के कई ठिकानों की घेराबंदी कर उन पर धावा बोल दिया। इस एक्शन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच और लोकल थाने की पुलिस शामिल थी। अब हमारा दूसरा सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, दिल्ली के शाहीन बाग में क्यों हुई कार्रवाई? आज दिल्ली के शाहीन बाग स्थित पीएफआई के हेडक्वार्टर पर छापा मारा गया। इसी सिलसिले में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और वहां बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में भी शिकंजा कसने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर आज एक साथ छापा मारा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्पेशल ब्रांच और लोकल पुलिस ने मिलकर राजधानी के कई इलाकों में आज सुबह से पीएफआई कार्यकर्ताओं की घेराबंदी शुरू कर दी थी। दिल्ली के शाहीन बाग में जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, वहां भी पुलिस ने छापेमारी की। पहली छापेमारी में यहीं से पीएफआई के दिल्ली चीफ परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के शाहीन बाग में जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नेशनल हेडक्वार्टर है, जहां दिल्ली के पीएफआई चीफ परवेज अहमद का घर है, उस पूरे इलाके में आज दिन में कई बार अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च, पेट्रोलिंग चलता रहा और इन्हीं गलियों में लगातार दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवान गश्त लगाते रहे। साथ ही ड्रोन से भी नजर इन इलाकों में रखी जा रही थी। जामिया, उत्तर पूर्वी दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली, पूर्व दिल्ली और बाहरी दिल्ली में भी छापा मारा गया है। असल में पीएफआई से जुड़े मामले पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तफ्तीश के बाद कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय इलाके के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और वहीं बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जामिया यूनिवर्सिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है और अपने छात्रों को हिदायत दी है कि जामिया नगर में 144 धारा लागू है, इसलिए किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है। अगर कोई भीड़ इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तस्वीर आपको साथ दिखाते चले, जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की ये तस्वीर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भारी तादाद में यहाँ पर जमा किए गए हैं। दिल्ली के जामिया इलाके से करीब 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश की आशंका को देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी के आसपास मशाल जुलूस और कैंडल मार्च जैसे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर और जारी किया है। अगले 60 दिनों तक मशाल जुलूस, कैंडल मार्च और टॉर्च जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी प्रदर्शन की आड़ में बड़ी साजिश का अंदेशा है। इस वजह से खास तौर से साउथ ईस्ट दिल्ली में और जामिया नगर इलाके में 144 धारा लागू कर दी गई है। इससे पहले 22 सितंबर को ही दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में छापा मारा गया था और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीद को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार पीएफआई नेताओं को विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें अदालत ने ईडी को पूछताछ के लिए 7 दिन की हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली दंगों के दौरान पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही है। हनुमान जयंती पर जो जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की थी, उसके पीछे भी पीएफआई का नाम सामने आया था और इस दौरान उनकी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते हैं, जिसकी वजह से इस संगठन पर सवाल उठते रहे हैं। बीते कुछ महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें पीएफआई की भूमिका संदिग्ध पाई गई। लिहाजा अब जांच एजेंसियां इस संगठन का बही खाता खंगाल रही हैं। नजर डालते हैं हमारे तीसरे सवाल पर जो आपके सामने है। हमारा तीसरा सवाल है, पीएफआई पर दूसरी रेड में क्या क्या मिला।
कई जगहों पर संदिग्धों के पास से मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। जिन लोगों को आज डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार किया गया, उनके पास से जो दस्तावेज इकट्ठा हुए, चाहे वो दिल्ली का मामला हो या उत्तर प्रदेश का मामला, इन तमाम पीएफआई एक्टिविस्ट के पास से जो दस्तावेज मिले हैं और उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हासिल हुए हैं, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, जो कुछ भी सीज हुआ है इस कार्रवाई के दौरान, उन तमाम दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अब पुलिस और एनआईए और साथ ही जहां पे एटीएस की कार्रवाई हुई है, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अब उन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कोर्ट के सामने पेश करेगी और फिर उसकी तफ्तीश में लग जाएगी और संभवतः एक बार फिर से उसी के बेसिस पे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे ताकि पीएफआई के खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी क्रैकडाउन सेंट्रल एजेंसीज का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का चल रहा है, उस केस को और पुख्ता बनाया जा सके। 5 दिन में दूसरा मौका है जब पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं और इस एक्शन का दायरा 8 राज्यों तक फैला हुआ है। पीएफआई पर हो रहे इस एक्शन पर शुरुआत से केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पीएफआई की रेड पर गृह मंत्रालय का क्या रुख है? इस मसले पर हमने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से बात की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर दूसरे राउंड की छापेमारी अलग अलग राज्यों में चल रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। सर, दूसरे राउंड की इस बार फिर छापेमारी हो रही है, पूरे देशव्यापी छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। किस तरीके के सबूत मिले हैं सर अभी तक? देखिए, एनआईए एक सक्षम जांच एजेंसी है जो राज्यों के साथ मिल करके जो जानकारियां आ रही हैं, जिस तरह के संदेह हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्होंने रिमांड के दौरान अपनी जांच में जो कुछ कहा होगा, उसी के आधार पर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं। जानकारी ये है कि इंटरनेशनल साजिश भी है, कई विदेशी कंट्रीज से पैसा आ रहे हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके से गृह सब चीजों की जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो कुछ आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे, उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार देश विरोधी गतिविधि चला रहा है। एनआईए ने जो एफआईआर किया है उसमें कहा है कि टेरर फंडिंग, तो इसको लेकर के किस तरीके की इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है। जो उनकी गतिविधियां अगर ठीक होती तो कार्रवाई क्यों होती? गतिविधियां गलत है, इसीलिए कार्रवाई प्रारंभ है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। केवल संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ही पीएफआई को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता। इस संगठन को मिल रही फंडिंग भी सवालों के दायरे में रही है। पीएफआई को गल्फ कंट्रीज से भी बहुत फंडिंग मिली है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पीएफआई की फंडिंग का क्या है विदेशी कनेक्शन? ये पूरी फंडिंग जांच के दायरे में है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए और ईडी साथ ही दूसरी एजेंसियां लगातार देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी जहां एक तरफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को होने वाली फंडिंग पर भी जांच की जा रही है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि गल्फ देशों और तुर्की से जो पैसा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खातों में आए हैं, उसकी जांच और तलाश इस वक्त ईडी और एनआईए कर रही है। ये पता चला है कि केरल के कई एनजीओ में पैसा पहुंचा है, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया छोटे छोटे हिस्सों में रकम लेता है और उसको देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करता है। हाल ही में जिस तरीके से सीए और एनआरसी साथ ही हिजाब विवाद में ये पता चला था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने कई जगहों पर फंडिंग की है, जिसकी फंडिंग पीछे से यानी विदेशों से हुई थी। पीएफआई की गतिविधियों को लेकर लंबे समय से आवाजें उठ रही हैं। इस संगठन पर प्रतिबंध की मांग भी काफी समय से उठाई जा रही है। जांच एजेंसियों का एक्शन बता रहा है कि तेवर सख्त है। नजर डाल लेते हैं हमारे छठे सवाल पर और हमारा सवाल है, क्या पीएफआई पर प्रतिबंध लगेगा? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल कोशिश यह है कि पुख्ता सबूतों के आधार पर ही इस संगठन पर बैन का फैसला लिया जाए। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। छापेमारी के दौरान पीएफआई के ठिकानों से ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसके आधार पर पीएफआई पर
बैन लगाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले गृह मंत्रालय पूरी तैयारी कर लेना चाहता है ताकि प्रतिबंध को चुनौती दी जाए तो सरकार का पक्ष कमजोर ना पड़े। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई की हर एक गतिविधि पर जांच एजेंसियों की नजर है। 22 सितंबर को 15 राज्यों में 106 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा था। 5 दिन बाद आज फिर छापेमारी हुई है। सूत्रों का कहना है कि पीएफआई को बैन करने की तैयारी तेज है। आने वाले दिनों में इस संगठन को बैन किया जा सकता है। कई राज्य सरकारें पहले ही पीएफआई को बैन करने की मांग कर चुकी हैं, इसलिए केंद्र सरकार को फैसला लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस सब जांच का विषय है, जांच हो रही है और प्रत्येक पहलू की जांच हो रही है। जो भी निकल करके आएगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। अभी तो जांच ही चल रही है, जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ही तो कोई एक्शन लिया जाएगा। जांच से पहले किसी को सजा कैसे दे सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बैन इसको किया जा सकता है अगर इनके खिलाफ कोई। अब ये उस समय की परिस्थितियों पर है कि क्या उसमें जांच में आता है, किस तरह के दोष उनके आते हैं, किस तरह से कानून का उस समय उस पे कानून का क्या रुख होगा, उस सब चीजों को लेकर के। दरअसल हाल ही में कई मामलों में पीएफआई की संलिप्तता के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच एनआईए कर रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश हो रही थी। इसमें पीएफआई का रोल सामने आया था। एनआईए ने हाल ही में रेड भी की थी। तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। एनआईए इस मामले में भी छापा मार चुकी है। ये जो पीएफआई है, इसकी जानकारी काफी सालों से देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट के बारे में आ रही थी। इन पिछले 5 सालों में इसका फैलाव काफी दूसरे स्टेट्स में, या कर्नाटका, आंध्रा और इवन नॉर्दर्न स्टेट्स दिल्ली और यूपी, राजस्थान, इन सारी रियासतों में, बिहार में, सब में आ गया। हिजाब विवाद और हाल के हुए प्रदर्शन के दौरान पीएफआई के फंडिंग के रोल पर भी जांच हुई थी। नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, जिसमें पीएफआई से जुड़े आरोपियों के यहां से आपत्तिजनक सामग्रियां, पेपर डॉक्यूमेंट और सीसीडी मिले थे, जिसको आधार बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जल्द ही बैन कर दिया जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय बैन करने की तैयारी में जुटा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि एजेंसियां जिस तरीके से धीरे धीरे रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास पहुंचा रही हैं और उस डॉजियर के आधार पर गृह मंत्रालय जल्द ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। पीएफआई पर आईएसआईएस से संबंध समेत टेरर कनेक्शन से लेकर धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोप लगते रहे हैं। देश में सीएए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों में उकसाने का आरोप भी पीएफआई पर है। ताजा छापेमारी से साफ है कि बड़े फैसलों से पहले जांच एजेंसियां और सबूत जमा कर लेना चाहती हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पीएफआई के खिलाफ अगर आवाजें उठती हैं तो उसके समर्थन का झंडा बुलंद करने वालों की भी कमी नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो जांच एजेंसियों की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पीएफआई पर कार्रवाई को सियासत से जोड़ना कितना खतरनाक है। पीएफआई के खिलाफ जांच तेज हो रही है, शिकंजा लगातार कस रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि पीएफआई पर कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देखना खतरनाक साबित हो सकता है। पीएफआई के ठिकानों पर जब एनआईए की छापेमारी की शुरुआत हुई, तब राजनीतिक गलियारों में अफरा तफरी मच गई। तब विपक्षी पार्टियों ने सरकार की कार्रवाई को निराधार बताया, लेकिन पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। दरअसल छापेमारी के बाद एनआईए के हाथ जो सबूत लग रहे हैं, वो बेहद पुख्ता बताए जा रहे हैं। I would say that whatever action is taken by any investigating agency that is
based on the inputs, based on the evidences that it has. So therefore, there is nothing about looking at something from any communal angle. बीजेपी का कहना है एनआईए के पास पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और इन सबूतों से जो लिंक मिल रहे हैं उन्हीं के आधार पर छापेमारी की जा रही है। ये पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। कार्यक्रम में आज इतना